Hello everyone, here is another video of mine. In this video, I will cover class 7th civics chapter democracy. So as we live in democratic country, so the basic question is what is democracy? तो यहाँ पर बात आती है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। तो डेमोक्रेसी आया है एक ग्रीक वर्ड से डेमोक्रेटोस विच मीन्स रूल बाय द कॉमन पीपल। यहाँ पर कॉमन पीपल कौन है? आम नागरिक। सारे जो कंट्री में जो भी लोग रहते हैं उन्हें हम कॉमन पीपल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए डेमोक्रेसी? जो डेफिनेशन ऑफ जो डेमोक्रेसी है वो दी गई है अब्राहम लिंकन के द्वारा। बहुत सिंपल और एक बिल्कुल एग्जैक्टली डेफिनेशन जो हम कह सकते हैं वो उन्होंने दी है। और भी काफ़ी सारे डेफिनेशन है बट हम इन्हीं की डेफिनेशन लेंगे। तो उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इट मीन्स एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों से बनाई गई है। इट मीन्स जो पीपल्स जिसको कंटिन्यू करेंगे, पीपल्स को चलाएंगे, जिसको मैनेज करेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वही देखेंगे, उसे ही हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। यहाँ पर एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है गवर्नमेंट। तो व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ज़रूरी क्यों है बेसिकली? तो पहले हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट कौन है। तो गवर्नमेंट क्या है? द बॉडी दैट प्रोवाइड्स अस विथ ऑल एसेंशियल सर्विसेज इज कॉल्ड द गवर्नमेंट। बेसिकली जो सारी ज़रूरी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाए उसे हम गवर्नमेंट बोल देते हैं। और गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है वो भी देख लेते हैं। बेसिकली मैंने 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम उनको चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली चीज़, मेंटेन पब्लिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज पब्लिक प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी में हमारा आ जाएगा ब्रिजेस, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। वो सारी चीज़ें जिन्हें आप नॉर्मली यूज़ में ले सकते हो वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आती है। वेल्स हो गए, टैंक्स हो गए, पब्लिक टैंक्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी में आ गई। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने का जिसका काम है वो गवर्नमेंट होती है। सेकंड चीज़ है प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज। नाउ व्हाट इज एसेंशियल सर्विसेज? एसेंशियल सर्विसेज यानी जरूरी चीज़ें, जैसे कि सप्लाई करना हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर अभी जो बेसिक एसेंशियल सर्विस है उसमें एक नई ऐड भी हुआ है जैसे कि जो जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट। तो बेसिकली इंटरनेट भी एक एसेंशियल सर्विस में इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो वो भी चीज़ गवर्नमेंट का ही काम है कि वो प्रोवाइड करे। नाउ द थर्ड थिंग इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। फॉर दिस गवर्नमेंट मेक लॉज एंड टू मेंटेन सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट उसी के लिए क्या करती है? सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो फोर्सेस है उसको इंट्रोड्यूस करती है, जैसे कि इंटरनल फोर्सेस और सेकंड वन इज एक्सटर्नल फोर्सेस। तो व्हाट डू मीन बाय इंटरनल? इंटरनल मतलब जो अ, जो कंट्री के अंदर अंदर जो चीज़ संभालेंगे उन्हें हम इंटरनल फोर्सेस बोलेंगे। और एक्सटर्नल में हमारे जितने भी आर्मी होती है वो आ जाती है। यानी डिफेंस सिस्टम जो है हमारा वो दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में पुलिस, जितने भी सारी पुलिस होती हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो या फिर आरपीएफ हो या फिर हमारे नॉर्मल पुलिस हो, या फिर और एक्सटर्नल में हमारे सारे वो आ जाएंगे जो डिफेंस से वर्क करते हैं, यानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। नाउ द फोर्थ थिंग इज कलेक्शन ऑफ गार्बेज। तो कलेक्शन ऑफ गार्बेज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट का, बिकॉज गार्बेज कलेक्ट करने के बाद में दे हैव टू डिस्पोज इट प्रॉपर्ली ऑल इट। इफ पॉसिबल दे हैव टू डू रिसाइकलिंग प्रोसेस। अगर रिसाइकलिंग हो सकते तो उनको रिसाइकिल करना भी गवर्नमेंट का ही काम है। एंड द फॉरमोस्ट थिंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि गार्बेज से राइट नाउ दे आर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो गार्बेज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी उसे जनरेट हो रही है। तो वो भी चीज़ वो कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है गार्बेज में वही हुई है कि ये सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सी चीज़ें रिसाइकिल हो सकती है और कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती। तो जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती है उनसे तो रिसाइकिल कर लेते हैं, जो चीज़ें नहीं हो सकती उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं या फिर इसको डिस्पोज कर देते हैं। एंड द फॉरमोस्ट टास्क ऑफ ए गवर्नमेंट इज टू कलेक्ट टैक्सेस बिकॉज ऑल दी सर्विस गवर्नमेंट नीड फंड्स। फॉर दिस गवर्नमेंट हैज़ टू कलेक्ट टैक्सेस। और वो टैक्स किससे कलेक्ट करती है? कॉमन पीपल से, यानी कि सारे नागरिकों से। जो भी उस देश में रहते हैं वो उन्हीं से सबसे टैक्सेस को कलेक्ट करती है। अब टैक्सेस को कलेक्ट करने का क्या जो प्रोसेस होता है वो कैसा रहता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम में से कुछ पोर्शन वो गवर्नमेंट को डिडक्ट करेगा। इसमें 10%, 20% और 30% तक होता है बेसिकली, या 5% भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। अब इसमें गवर्नमेंट ने जो टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि वो मेंटेन कर सके पब्लिक प्रॉपर्टी को, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। लॉज को बनाने के लिए भी होता है, नए नए लॉज को भी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, उनको सैलरीज देने के काम में भी आता है। तो बेसिकली अगर समझें तो गवर्नमेंट क्या है? एक बॉडी है जो सारी चीज़ें एसेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करती है हमारे ही पैसों से। हमें ही सारी चीज़ों को
अच्छी तरीके से हमें प्रोवाइड करती है और वेलफेयर करती है। इसके अलावा रोड को बनाने का काम भी गवर्नमेंट का ही होता है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक को मेंटेन करने का भी सारा काम इनका होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो सब चीज़ होगा। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझते हैं ना, गवर्नमेंट काम ये भी है कि वो एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखे और लोगों के रहने लायक बना के रखे उसको। तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट के अंदर ही आएंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो हमने समझ लिया, लेकिन हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो डेमोक्रेसी एक टाइप है गवर्नमेंट का। तो उससे डेमोक्रेसी को समझने से पहले हम समझते हैं कि और कौन कौन से टाइप्स होते हैं गवर्नमेंट के। फॉर दिस there are different types of government in which the first is monarchy। मोनार्की होता क्या है, एक ऐसा रूल जिसके अंदर एक किंग या क्वीन हो। जैसे कि आप ये क्राउन देख रहे होंगे तो इसका मतलब ही क्या है, किंग या क्वीन जिस पे शासन करते हैं उसे मोनार्की बोलते हैं। मतलब कि जितनी भी सारी पावर है, पैसा है, वो सब किसके पास में है, एक ही व्यक्ति के पास है, और वो जैसा चाहेगा वैसा वो रूल कर लेगा। इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि भाई ऑब्वियस सी बात है, जब एक इंसान है तो उसी की चलेगी। अगर वो सारी चीज़ें सही करता है तो इट इज़ ऑल राइट, लेकिन अगर ही इज़ डूइंग रोल तो उसे रोकेगा कौन? कोई भी ऐसा चांस नहीं लेगा जो भी उसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस को रखेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओलिगार्की। तो व्हाट इज ओलिगार्की? रूल ऑफ ए फ्यू। जैसे कि हम इस फोटोज को अगर समझें, इसको देखें पिक्चर को, जहाँ पे चार लोग हैं, दे हैव ए की थ्रू विच दे आर रनिंग दैट गवर्नमेंट। बेसिकली वो कुछ चुनिंदा लोग जो पूरी गवर्नमेंट को चलाते हैं उसे ओलिगार्की बोलते हैं। अब ऐसे कौन लोग होंगे? ऑब्वियस बात, जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारी पावर होगी, ऑफ कोर्स बात है। तो वो सारे लोग ही इस चीज़ को चलाते हैं गवर्नमेंट को, तो उसे हम ओलिगार्की बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम इस चीज़ को समझें तो वो है डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप बेसिकली अगर हम समझें तो डिक्टेटरशिप में आप देखेंगे ये जो पर्सन है ये स्माइल कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज ए स्टिक, और यू कैन से बेसबॉल बैट बोल सकते हो, तो ये स्माइल कर रहा है। वाई ही इज स्माइलिंग? बिकॉज अगर ये स्माइल नहीं करेगा तो दैट गाय विल पनिश हिम। तो डिक्टेटरशिप में भी ऐसा ही होता है। बिकॉज डिक्टेटरशिप को ज़्यादातर हम मिलिट्री से कंबाइन करते हैं, बिकॉज मिलिट्री जो होती है वो उसके पास एक ऐसी ताकत होती है कि वो अच्छे अच्छों को हंसा भी सकती है और अच्छे अच्छों को रुला सकती है। तो बेसिकली डिक्टेटरशिप में होता क्या है कि मिलिट्री राज हो जाता है, और सारी जो पावर्स होती हैं, सारे जो फैसले होते हैं, सारे लॉज नियम सब चीज़ें डिक्टेटरशिप मतलब मिलिट्री के पास हो जाती है। इसका अगर एग्जांपल देखें हम तो नॉर्थ कोरिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज थियोक्रासी। थियोक्रासी में होता क्या है कि जो धर्म गुरु होते हैं, बेसिकली पोप हुआ, तो वो इस चीज़ को रूल करते हैं। जैसे कि इस्लामिक धर्म बोल सकते हैं हम, और क्रिश्चियनिटी में बोल सकते हैं। तो जो पोप धर्म गुरु हो जाते हैं वो रन करते हैं कंट्री का, तो हम उसे क्या बोलते हैं? थियोक्रासी बोलते हैं। जैसे कि आप देखो इस पिक्चर को अगर हम समझते हैं तो इसमें लिखा हुआ है थियोक्रासी एक्सप्लेन, you vote, God decides। it means they saying that अगर आप वोट देंगे और गॉड डिसाइड करेगा। और गॉड है कौन? गॉड के थ्रू कनेक्टेड कौन है? ये जो महाशय हैं, यानी ये जो पोप हैं, ये कनेक्टेड हैं गॉड के थ्रू, और यही बताएंगे कि भाई जो आपने वोट दिया है वो गॉड, उसने गॉड का क्या डिसाइड करा है। तो बेसिकली इन्हीं का रूल हो गया, इस चीज़ को होगा। आप देखेंगे इनके जो एक्सप्रेशन है, जो पीपल्स हैं इनके दोनों जो मेल फीमेल हैं, इनके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे नहीं है कि नॉर्मली नहीं, दे आर एंग्री। मतलब लास्ट थिंग इज दैट डेमोक्रेसी, जिसे हम पढ़ेंगे समझेंगे, आप देखेंगे तीन पर्सन हैं और तीनों ही बहुत खुश हैं, अच्छे से हंसते खेलते हुए हैं। तो डेमोक्रेसी सेम, जो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि भाई एक हर किसी को खुशी देना। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है, और जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी एक्सप्लेन किया था कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती क्या है। इसे और भी हम अच्छे से समझेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई ये बेसिकली जो ये बने हुए हैं, जितने भी टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, इनमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। तो मोनार्की का अगर एग्जांपल देखा जाए तो सऊदी अरेबिया इज अ मोनार्की कंट्री। इसमें किंग सलमान का ही चलता है, यानी किंग सलमान ही मेन है, उनके आदेशों का ही पालन होगा। फिर यमन जो था एक, अभी कुछ टाइम, काफ़ी टाइम 2011 के आसपास का देखा जाए तो वो एक मोनार्की था, बट नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और जिसमें अभी जो करंट जो प्रेसिडेंट हैं और जो सेकंड प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है एब्द्रबुहा मानसर हादी, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट हैं और करंट भी अभी हैं। फिर आता है हमारा ओलिगार्की का एग्जांपल, तो उसमें आते हैं साउथ अफ्रीका के, जैसे साइरिल रैमफोसा। और जो ये हैं ये करंट प्रेसिडेंट हैं और फिफ्थ प्रेसिडेंट हैं इस साउथ अफ्रीका के। नाउ वेटिकन सिटी जनरली जो जिनका चलता है वो पोप फ्रांसिस का चलते हैं, जितने भी नियम चलते हैं।
और इन्हीं के पास बेसिकली सारी पावर इन्हीं के पास रहती है। और जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक आप यूँ कह सकते हो पपेट की तरह हैं, जैसे गिुसेपी बट है, तो ये बस एक पपेट है इनके पोप फ्रांसिस के। बाकी जो पूरा नियम वगैरह है, जो भी सब चीज़ें हैं, वो वेटिकन सिटी में पोप के ही चलते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ईरान। ईरान, हसन रोहानी जो है वो प्रेसिडेंट है, और उन्हीं का क्या चलता है, पूरा जो रूल चलता है वो हसन ईरानी का ही चलता है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आप कहें तो क्रूर, या फिर एक तरह से कहें तो डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही, तानाशाही बोलते हैं इसको हिंदी में, तो वो है नॉर्थ कोरिया और चाइना दोनों में। और नॉर्थ कोरिया में है किम जोंग उन, जिन्होंने क्या करा था, अपने चचेरे भाई को मार के वो तख्ता हासिल करी थी, किम जोंग उन ने, जो अभी भी करंट जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है, यानी मेन हेड एक तरह से। और जो चाइना में है जो प्रेसिडेंट, वो है जी जिनपिंग। तो उन्होंने ऐसा वो भी चाइना में ये भी यही है कि वहाँ की जो न्यूज़ है वो इजीली इसलिए बाहर नहीं आ सकती। और जिस तरह से अभी हम समझते हैं, जो कोरोना वायरस है वो भी चाइना के शहर वुहान से आया था, और वहाँ की जो न्यूज़ हैं वो फिर भी अभी तक इतनी बाहर नहीं आ पा रही। तो वो इसी कारण से, क्योंकि वहाँ पर डिक्टेटरशिप है प्रॉपरली ना। और डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो इंडिया में हम पता ही है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम हम ऑलरेडी सभी जानते हैं। हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, रामनाथ कोविंद हैं। और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की, वो है जैकिंद्रा एर्डर्न। तो ये बेसिकली एक फीमेल है, और मैंने इसलिए एग्जांपल लिया ताकि हम समझ पाए कि कंट्री जो है वो फीमेल्स भी चलाती हैं, और बहुत अच्छे से चलाती हैं। न्यूजीलैंड बहुत एक ऐसा एरिया है जिसको ऑलमोस्ट हर एक इंसान को जाना ही चाहिए उसको देखने के लिए। अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। तो ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही। तो दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज बेसिक पर्सनल एंड पॉलिटिकल राइट्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ। ये जो बात कर रहे हैं हम, ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में कहता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना गारंटी देता है बेसिक पर्सनल और पॉलिटिकल राइट्स की, फ्री और फेयर इलेक्शंस भी होते हैं वहाँ पर, और इंडिपेंडेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ भी चलते हैं। तो ये हमें समझने की चीज़ है कि ये हमारा डेमोक्रेसी का है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, क्योंकि न्यू वर्ड आया है, जैसे कि इंट्रोड्यूस होता है न्यू वर्ड, तो हम उसको समझना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट है लॉ का और रूल्स का, बेस्ड ऑन विच ए पॉलिटिकल यूनिट इज एडमिनिस्ट्रेड। मतलब बेसिकली एक आप बोल सकते हो एक बुक है लॉ की, एक नियमों की बुक है जिस पे जो गवर्नमेंट है वो चलेगी, यानी कि वो रन करेगी। तो बेसिकली a book of laws through on which a political unit can be administered or you can say run. Now हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट था, उसके अंदर एक टाइप था कि डेमोक्रेसी क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो हमारा डेमोक्रेसी है वो भी दो टाइप्स में डिवाइड है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। डायरेक्ट में बेसिकली होता क्या है, सारी जो पावर्स होती है वो पब्लिक के पास में होती है, यहाँ पर भी पब्लिक के पास में होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि डायरेक्ट के अंदर पीपल फ्रेम लॉज एंड हैव ऑल पावर्स। इट मीन्स पीपल हैव टू फ्रेम ऑल द लॉज एंड दे हैव ऑल द पावर। बट in direct democracy, it is only run in small countries, and where the population is less. For example, Switzerland. So Switzerland is a direct democracy country. But if we talk about indirect or represented, uh, because if a country is large, then how it can be possible that all the persons can participate, or can make laws, or make new frames. That is not possible. That's why they elected representative who would govern ऑन देयर बिहाफ, यानी कि वो राज करेंगे, या फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाएंगे, या वो ही पूरी गवर्नमेंट को रन करेंगे उनके बिहाफ पे। यानी पीपल्स अपने बिहाफ पे कुछ चुनिंदा लोगों को, जैसे कि सपोज करो कि 50 लोग हैं, 50 में दो या तीन के पास ऐसी क्वालिटी है कि जो सबको लीड कर सकते हैं, सबके लीडर बन सकते हैं, तो वो तीन चार लोगों को चुन लिया जाएगा जो कि सारे काम करेंगे उन 50 के बिहाफ पे। तो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इट। और ये सबसे अच्छा, जो सबसे बड़ा जो देश है डेमोक्रेसी का, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में, वो है इंडिया। और इंडिया में आप ये चीज़ अच्छे से समझ ही सकते होंगे। नाउ today most countries are republic with head as president or prime minister. Yes, it is true, totally true that normally सारी ऑलमोस्ट सारी जितनी भी कंट्रीज हैं वो रिपब्लिक हो चुकी है, जिनमें हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। और जो कुछ जो बची हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज, दे आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू रिपब्लिक। और लेकिन जहाँ पर अभी भी फिलहाल जो जहाँ पर मोनार्कीज मतलब किंग और किंग एग्जिस्ट करते हैं, तो वो है तो सही वहाँ पर, वो हेड तो हैं उस स्टेट के या कंट्री के, बट
जो चुनी हुई पार्लियामेंट है, बट इलेक्टेड पार्लियामेंट हैज़ ऑल द पावर, यानी कि पार्लियामेंट जो है बेसिकली उसी के पास पावर है, यानी लोगों के हाथ में ही अभी भी पावर है। नाउ अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी की। ये जो है ये थोड़ा सा मैंने इंडिया और सिर्फ एंशियंट ग्रीस का लिया है, इसके बारे में इसके बाद में जो है वो हम थोड़ा सा और अच्छे से डीपली इसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया पीपल स्टार्टेड सेलेक्टिंग अ किंग। सबसे पहले इंडिया के अंदर क्या होता था, 500-600 बीसी के आसपास में लोग वक्त चुन लेते थे अपने किंग को। और जो किंग होता था वो एडवाइस देता था सभा से और समिति से। बेसिकली सभा मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ चीफ पर्सन, बेसिकली जो उसके मंत्री वगैरह होते थे उन्हें सभा बोलते थे। समिति मतलब नॉर्मल कॉमन पीपल, वी कॉल इट कॉमन पीपल। तो किंग जो होता था वो एडवाइस पे काम करता था सभा और समिति के। अगर हम बात करते हैं एंशियंट ग्रीस की, तो वहाँ पर एक सिटी था जिसका नाम था एथेंस, और जो कि डेवलप जहाँ पे सबसे पहले डेवलप हुआ था डेमोक्रेसी को। और वहाँ पे एब्लॉइश किया गया था मोनार्कीज को, मतलब राजा की उनकी जो तानाशाही या तख्ता तख्ता पलट हो गया था, उसको वो एब्लॉइश कर दिया गया था। जो सोलोन नाम का एक ग्रीक लॉ गिवर था, उसने पहला कोड दिया था लॉ का, मतलब उसने बताया था कि भाई अधिकार क्या हैं पीपल्स के, या उसने ही बताया था कि भाई हमें डेमोक्रेसी क्यों लानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना चाहिए। और वहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ था। तो पीपल ने क्या करा, डायरेक्टली वोट किया। जो भी उनके इश्यूज थे या बिल थे, तो वो डायरेक्टली वोट करते थे, और अकॉर्डिंग टू वोट दे चूज कि भाई क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। सपोज करो कि जैसे कि सपोज करो एक एग्जांपल अगर ले कि पानी की कमी है गांव के अंदर, तो a suggestion was coming, dig a well। तो फॉर दैट वोटिंग हैज़ बिन डन, उसके लिए वोटिंग हुई, और फाइनली वोटिंग में ये आया कि हाँ भाई हमें कुआं खोद देना चाहिए। तो भाई कुआं खोदेगा, अगर नहीं आई वोटिंग में तो नहीं खोदेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि वीमेन और जो स्लेव थे उनको अलाउ नहीं था वोटिंग का। एंड एथेंस रीच्ड ऑन ग्रेट हाइट बाय पेरिकल्स लीडरशिप। तो पेरिकल्स की लीडरशिप में अगर हम देखेंगे तो एथेंस बहुत अच्छी हाइट पे पहुंच गए थे। यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया है पेरिकल्स। तो पेरिकल्स का क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा सर्च करें और मुझे बताएं कि पेरिकल्स कौन हुआ करते थे। सो एक नेपाल का हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि नेपाल वाज वन ऑफ द लास्ट मोनार्कीज इन द वर्ल्ड वेयर द मोनार्क स्टिल हेल्ड एब्सोल्यूट पावर, जहाँ पर अभी भी एक आता है अभी भी एक पावर के तौर पे। बट लेकिन क्या हुआ 2006 में, आफ्टर डेकेड्स ऑफ फाइटिंग बिटवीन गवर्नमेंट फोर्सेस एंड द मॉइस्ट, बेसिकली जो आम जनता मान सकते हो उनके बीच में क्या हुआ, काफ़ी संघर्ष हुआ, काफ़ी फाइटिंग हुई। तो नेपाल क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो किंग और क्वीन हैं वो तो हैं, उनको माना जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा कि यू आर द हेड। बट उनके हाथ में कोई पावर नहीं है कि वो कोई भी एक्शन ले सकें या कुछ कर सकें, बस उनको हेड माना गया। और विद द किंग गिविंग ऑल अब द पावर, तो सारी पावर जो थी किंग की छीन ली गई। और बस वो क्या कर सकते हैं अदर देन हिज सेरेमनियल स्टेटस, कि वो सालगिरह मना लें, मतलब ऐसा कुछ कोई बड़े बड़े फंक्शन करने की वो उनके पास थी। 2008 में पहली बार वोटिंग हुई थी नेपाल के अंदर, और कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पे नेपाल की, माओइस्ट, वो पावर में आ गई थी। ऑन मई 2008 द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ नेपाल अब्लॉइज द मोनार्की एंड डिक्लेयर नेपाल एज ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब उन्होंने पूरी तरीके से जो मोनार्की थी उसको खत्म कर दिया गया 2008 में। ये हमारी कहानी आई नेपाल की। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि जैसे कि हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी थोड़ा सा देख लेते हैं। एज आई ऑलरेडी डिस्कस इंडिया, कि वहाँ पर क्या क्या होता था, तो सभा और समिति मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सेकेंड इज एथेंस, एथेनियन डेमोक्रेसी जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ अब बात आते हैं अर्ली रोम की। तो अर्ली रोम में बेसिकली क्या हुआ था, 510 BCE बिफोर कॉमन एरा, जो लास्ट किंग थे ना रोम के, वॉज डिपोज्ड एंड ए रिपब्लिक स्टैब्लिश। बेसिकली जो लास्ट किंग थे रोम के उनको डिपोज कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब मरे या फिर उनको हटा के और रिपब्लिक स्टैब्लिश कर दिया गया। 12 साल, 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, 12 साल का बहुत ज़्यादा संघर्ष चला, स्ट्रगल हुआ। रूलिंग फैमिलीज में पैट्रिशियंस एंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन द पेलिबियंस। मतलब क्या हुआ कि रूलिंग रूलिंग फैमिलीज, यहाँ पे जो मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूलिंग फैमिलीज इज दैट monarchy, basically you can understand the family members of the king or queen, what it, the successor of the king or queen, you can also understand by this। और plebeians means common people। तो एक series of laws were passed called the law of the 12 table which recognized certain rights of the plebeians। तो एक 12 tables का एक लॉ आई जिसमें काफ़ी सारे राइट्स थे plebeians के। plebeians मतलब नॉर्मल पीपल। By the 4th century BCE, before Common Era, the plebeians were given the right to stand for consulship and other
ऑफिसेज ऑफ द स्टेट, मतलब वो अपना काम धंधा स्टार्ट कर सकते थे और अलग अलग ऑफिस खोल सकते थे स्टेट के अंदर। अगर हम थोड़ा बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड एंड द मैग्ना कार्टा। तो जो किंग थे ना, किंग ऑफ इंग्लैंड साइन द मैग्ना कार्टा इन, एक मैग्ना कार्टा एक बेसिकली ट्रीटी मान सकते हैं, उन्होंने साइन कर ली थी। मैग्ना कार्टा के अंदर क्या होता, द किंग एग्री टू रिनाउंस सर्टेन राइट्स, वो सर्टेन राइट्स बताएंगे, एंड लेट हिज पावर बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ, और जो उनकी पावर है वो लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्ट, मतलब एक कंट्रोल हो चुकी है। अब वो ऐसा नहीं है कि हर कोई भी डिसीजन वो ले लेंगे। तो मैग्ना कार्टा इंक्लूड्स द रिट ऑफ हेबियस कार्पस, which gives people the right to appeal if they are imprisoned without just cause। यानी कि होता क्या था, पहले राजा ऐसे होते थे कि राजा के मन में आया कि भाई ये मेरे लिए खतरा है, या किसी ने कुछ कह दिया हल्का सा भी राजा को, तो राजा के पास पूरा अधिकार था कि उसको जेल में डाल देते थे, या उसको कई बार ऐसा होता था कि उसको बिना किसी रीजन के फांसी दिया करते थे। तो बस इस चीज़ को रोका गया था, और वो बिना किसी रीजन के अब उसको जेल में नहीं डाल सकते। दिस राइट कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम इन द डेमोक्रेसी। और ये बहुत ही कॉर्नर स्टोन बना, मतलब एक पिलर पिलर के तौर पे खड़ा हो चुका था ये इंडिविजुअल फ्रीडम के तौर पे डेमोक्रेसी के अंदर। तो अगर हम बात करें यूरोप और द रेनेसांस की, तो द रेनेसांस स्वेप्ट थ्रू मेडाइवल यूरोप इन द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी। जो यूरोप में भी अगर बात करें तो 14th सेंचुरी में ये चीज़ आ गई थी, वॉज ए मूवमेंट विद द कॉमन पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। तो बेसिकली हर एक जगह यही हुआ है कि कॉमन पीपल ने क्या क्वेश्चन अराइज करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसी वजह से हुई थी। अब देखो ये कुछ फोटोज वगैरह भी देखिए, यहाँ पे कॉमन पीपल आ रहे हैं, द पोलिश पीपल इलेक्टिंग देयर न्यू रूलर अगस्टस सेकंड नियर वार्सा इन 1697। तो ये हो रहा है कि जो पॉलिश पीपल हैं, पॉलिश एक जगह का नाम है, तो पॉलिश पीपल इलेक्ट कर रहे हैं अपने नए रूलर को। और आगे थोड़ा सा देखते हैं, तो एज ऑफ एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान। तो ज्ञान की जो एज थी उसको भी समझते हैं, 17th एंड 18th सेंचुरी सीई, यानी कॉमन एरा। ये जो डिफरेंशिएट है ना बीसीई और सीई, इनको आप इस तरह से समझिए, जीसस क्राइस्ट से पहले वाले समय को हम बोलते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, और सीई को बोलते हैं हम कॉमन एरा। तो अगर हम और भी बात करें, तो ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटमेंट द थ्योरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी वाज फॉर्मुलेटेड। तो यहाँ 17th और 18th सेंचुरी से ये जो जो नई टाइप की जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये आना स्टार्ट हो गई थी। इसके अंदर हुआ क्या था, इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स थे, जैसे कि इक्वलिटी। What do you mean by equality? Equality is that कि every person is equal in the eyes of laws, मतलब कि हर एक व्यक्ति इक्वल है उसकी, चाहे वो उसकी कोई भी कास्ट हो, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, ये सारी चीज़ों को देखते हुए सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए थे, वीमेन और मैन को भी। फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो इंक्लूड इक्वलिटी। तो बेसिकली आज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, उसमें इंक्लूडेड है इक्वलिटी। तो बस उस टाइम ये आया था। फिर रिलीजियस फ्रीडम था कि आप किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हो, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हो, ये आपकी पूरा राइट था। सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड द स्टेट, अब चर्च और स्टेट को डिफरेंट अलग कर दिया गया था। इसका क्यों, ये रीज़न ये था करने का कि जो चर्च थे उनमें पोप का अधिकार था, तो पोप जो कहते थे वही चीज़ उनको माननी पड़ती थी लोगों को। इसी वजह से चर्च और स्टेट को अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। अमेरिकन थ्रू द 1760s एंड 1790s डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिकेशन। तो वो प्रोटेक्ट करते हैं लिबर्टी, लिबर्टी मतलब डिग्निटी भी आएगा, इक्वलिटी भी आएगा, फ्रेटर्निटी भी आएगा। इसके अंदर लिबर्टी में तीनों आ जाएंगी। इसका मतलब ये होता है कि आपको जीने का कैसा भी अधिकार है, आप पूरा इक्वल हो सबके सामने। और इसके अलावा आपके पास पूरा राइट है कि आप अपने जो स्पीसीज़ है, अपने जो थॉट्स हैं उनको रख सकते हो। और बिलीव्स इन इक्वलिटी, आपको बिलीव करना पड़ेगा इक्वलिटी में, एंड द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही होता है कि लॉ की जो आंख है, यानी इन द आइज ऑफ लॉ यू ऑल आर इक्वल्स। अमेरिका ने फॉट किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स फॉर ऑल, सिविल राइट्स के खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, और इंक्लूडिंग द अफ्रीकन अमेरिकन। यूनाइटेड स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेटिफाइड इन 1789। तो ये 1789 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन फ्रांस रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया था। ओके, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स केम इनटू इफेक्ट इन 1799। और बिल ऑफ राइट्स क्या था, लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट की पावर है उसको कम कर दिया गया था, एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द ऑल यूएस सिटीजन। यूएस सिटीजन के जो राइट थे उनको प्रोटेक्ट किया था, और गवर्नमेंट ऑफ जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके राइट्स को बहुत ही कम कर दिया गया था। ये हमारा ऑलमोस्ट, ये हमारा जो टॉपिक है ये लास्ट होगा, फ्रेंच जो रेवोल्यूशन है। इसमें हम देखते हैं बेसिकली हुआ क्या था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया था 1789 में स्टार्ट हुआ था, 1799 तक चला था। और ये इस टाइम था कि जो पॉलिटिकल और सोशल जो अपहीवल थी वो हुआ थे फ्रांस के अंदर। ये रेवोल्यूशन होने का रीज़न ये था कि कॉमन पीपल बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था,
जो मोनार्की सिस्टम था, इसी वजह से वो चाहते थे कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो जो इन्होंने जो मांग उठाई थी वो थी इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी ब्रदरहुड, भाईचारा। द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्रू अप ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द ह्यूमन एंड द सिटीजन इन अगस्त 1789। अच्छा, इस टाइम जो मोनार्की में जो राजा स्थित थे, जो बैठे हुए थे, उनका नाम था किंग लुइस 16। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे आप क्लास 9 में मूव करेंगे तो एक पूरा एक चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, जो एक बहुत डिटेल में आपको बताया गया है कि क्या क्या रीजन थे, क्या क्या हुआ था, पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आगे देखते हैं इसमें, इट वॉज बेस्ड ऑन द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जैसे कि 1789 में जैसे अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया था, अगर हम यहाँ देखते हैं तो रेटिफाइड 1789 में, और तो इसीलिए फ्रांस में भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ द अमेरिकन फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द 20th सेंचुरी विटनेस द एमरजेंस ऑफ न्यूमरस डेमोक्रेसीज। इसीलिए 20वीं शताब्दी में ज़्यादातर जो भी कंट्रीज थे वो सभी क्या हो गए, ऑलमोस्ट सभी में एक इंडिपेंडेंस की लिए फाइटिंग चालू हुई थी, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था। आप देखेंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जर्मनी एंड जापान, ये सब हो गए थे। द 20th सेंचुरी ऑल्सो सॉ टू वर्ल्ड वॉर्स विथ ऑल इट्स डिवास्टेशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कि पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था और उनकी क्या क्या डेट थी। And the last line is that the United Nations was formed to ensure peace, security and above all human liberty। जो भी ऊपर मेंशन है लिबर्टी में, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये जो था, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि कौन कौन से डेमोक्रेसी के की हैं। और जो सेकंड चैप्टर है बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 7 का जो चैप्टर है डेमो इक्विलिटी, वो जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसलिए था ताकि आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएं कि डेमोक्रेसी क्या होता है और किस तरीके से डेमोक्रेसी को अप्लाई किया गया है सारे वर्ल्ड के अंदर। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज पलाश जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।